to you by Sensodyne K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। शेर सुनिए, आज बात यहीं से शुरू होगी। थी खबर गर्म की गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। सदन में 8 अगस्त को वक्फ संशोधन बिल रखा गया। सब तरफ शोर था, जोर से था कि कानून बनकर रहेगा, लेकिन दिन शुरू होने से लेके पूरा होने तक इस बिल के इर्द गिर्द जो कुछ भी हुआ उसका सार गालिब के शेर में है। पहले ही अंदाज़ा था कि बिल पर हंगामा होगा, हुआ भी, और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने बिल को JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया। यानी विपक्ष जो इल्ज़ाम लगा रहा था कि हमसे राय नहीं ली गई, अब इस कमेटी में सब पक्ष अपनी राय रख सकते हैं। एक खिड़की खोल दी गई है। नरेंद्र मोदी सरकार पर 10 बरस के कार्यकाल में ये बात कही जाती थी कि वो कंसेंसस बिल्ड नहीं करते हैं, मेजॉरिटी का दम दिखाते हैं। अब जब भाजपा के पास लोकसभा में अपने दम पर वो जादुई आंकड़ा नहीं है और बहुमत के लिए वो सहयोगी दलों पर निर्भर हैं, और इन सहयोगी दलों में तमाम बड़े दल अल्पसंख्यक वोटों पर भी निर्भर हैं, तब ये बदलाव नज़र आ रहा है। मामला कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में जाएगा। हालांकि JPC की सारी रिकमेंडेशंस को मानना सरकार की बाध्यता नहीं है, एक सत्य ये है, और दूसरा ये कि जिन सूत्रों के हवाले से जिन सहयोगी दलों के कथित विरोध की बात कही जा रही है, सदन में वो भी बिल का समर्थन करते नजर आए। पर यहाँ पर अहम बात यह है कि हम और आप जान लें कि ये वक्फ एक्ट है क्या, और क्यों कई कानूनविद मानते हैं कि इसमें बदलाव ज़रूरी है, और कुछ एक स्टेक होल्डर्स क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। क्या बदलाव होने चाहिए? सरकार का तर्क है कि धार्मिक मामलों में दखल नहीं दिया जा सकता, न दिया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है। विपक्ष को सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं, इस नीयत का भी हिसाब किताब होगा आज दिन की बड़ी खबर में। साथ ही विनेश फोगाट और पेरिस ओलंपिक के दूसरे अपडेट्स के बारे में भी बताएंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा, और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। वक्फ बोर्ड या एक्ट पर बात करने से पहले बुनियादी जानकारी होना ज़रूरी है। ये वक्फ होता क्या है? ये शब्द अरबी भाषा के वकूफ़ा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। इसी से बना वक्फ। ये एक ऐसी निजी संपत्ति है जो जन कल्याण को समर्पित की गई हो। ये दान का ही एक तरीका है। परंपरा है कि मुस्लिम धर्मावलंबी अपनी निजी साइकिल से लेकर इमारत तक किसी भी चीज़ को वक्फ करार दे सकते हैं। जब वो ऐसा करेंगे तब उन्हें कहा जाएगा वाकिफ़। लेकिन एक शर्त है, वक्फ केवल जन कल्याण के मकसद से ही कायम किया जा सकता है। वाकिफ़ को ये हक होता है कि वो ये तय करे कि उसके दिए दान का या उससे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल कैसे हो। इस्लाम में मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद के समय खजूर के 600 पेड़ों का एक बाग लगाया गया था। इससे होने वाली आमदनी से उस समय मदीना के गरीब लोगों की मदद की जाती थी। इसे वक्फ के सबसे पहले और पुराने उदाहरणों में से एक माना जाता है। इसी तरह अरब संस्कृति और भाषा की पढ़ाई के लिए सबसे उम्दा माना जाता है मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित अल अज़हर यूनिवर्सिटी को, जो 10वीं सदी में बनी थी और वक्फ के ज़रिए और अभी भी कायम है। 7वीं सदी में जब अरब सिंध तक पहुँचे, उसके बाद भारत देश में भी वक्फ कायम किए जाने लगे, और इसकी संख्या में बढ़ोतरी तब देखने को मिली जब ये आक्रांता बड़ी संख्या में उत्तर भारत के इलाकों में दाखिल हुए, अपना राज कायम किया और यहीं सेटल हो गए। मिसाल के लिए दिल्ली सल्तनत के वक्त से वक्फ संपत्तियों का लिखित जिक्र मिलने लगता है। उस ज़माने में ज़्यादातर संपत्ति बादशाह के पास होती थी, इसलिए प्रायः वही वाकिफ़ होते थे। जैसे कई बादशाहों ने मस्जिदें बनवाई, वो सारी वक्फ हुई, और उनके प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर इंतज़ामिया कमेटियाँ बनती रहीं। अब वर्तमान पर आते हैं। भारत में वक्फ बोर्ड कब बना? 1947 में आज़ादी के बाद पूरे देश में पसरी वक्फ संपत्तियों के लिए एक स्ट्रक्चर बनाने की बात हुई। इस तरह साल 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 पास किया, और इसी के नतीजे में ये बोर्ड बना। ये एक ट्रस्ट था जिसके तहत सारी वक्फ संपत्तियां आ गई। 1955 में यानी कानून लागू होने के 1 साल बाद इस कानून में संशोधन कर राज्यों के लेवल पर वक्फ बोर्ड बनाने का प्रावधान किया गया। इसके बाद अगला बड़ा बदलाव आया साल 1995 में, यानी कि 41 साल बाद, जब नया वक्फ बोर्ड एक्ट आया, और इसके बाद एक और संशोधन हुआ 2013 में। अभी जो व्यवस्था है वो इसी 2013 के अनुसार है और इन्हीं कानूनों और संशोधनों के तहत चल रही है।
प्रायः मुस्लिम धर्मस्थल इस वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत ही आते हैं, लेकिन इसके अपवाद भी हैं। जैसे ये कानून अजमेर शरीफ की दरगाह पर लागू नहीं होता। इसके प्रबंधन के लिए दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट 1955 बना है। वजह सीधी है, दरगाह पर इस्लाम की जिस धारा का पालन होता है वो रूढ़िवादी इस्लामिक परंपरा से अलग है। एक और बात, शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग अलग होते हैं। समय समय पर वक्फ एक्ट में हुए संशोधनों की बात करें तो 1995 में बाबरी मस्जिद कांड के बाद पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में बदलाव किया था। बदलाव ये कि वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 3R के मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक, मजहबी या चैरिटेबल माने तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो सकती है। अगर किसी को इस फैसले से एतराज़ रहे तो वो वक्फ से गुहार लगा सकता है, यानी एक किस्म का ये ट्राइब्यूनल भी हो गया। इस कानून की एक खास बात यह भी थी कि ज़मीन या संपत्ति पर आखिरी फैसला वक्फ ट्राइब्यूनल में ही होता था। इस कानून के सेक्शन 85 के मुताबिक वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को सिविल, राजस्व या अन्य अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इस मामले पर और जानकारी दे रहे हैं पटना की चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है, रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो सुपीरियर ज्यूरिसडिक्शन होता है, वो संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए आप आर्टिकल 32 में जा सकते हैं डायरेक्टली, और हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 फॉर एनी राइट। हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन इन मामलात में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा वाइडर है। हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। आमतौर से जो बात हो रही है वो ये कि सिविल कोर्ट में केसेस बहुत लंबे चलते हैं, 70 साल 80 साल। इसलिए ट्रिब्यूनल्स बनाए गए कि ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट की पावर दे दी जाए और जरा स्पीडी जजमेंट आ जाए। इसके बाद वक्फ में अगला बड़ा बदलाव आया 2013 में। इसके कानून में देश भर में संपत्तियों की निगरानी के लिए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS मैपिंग की व्यवस्था की गई ताकि इन संपत्तियों का सही और सटीक रिकॉर्ड रखा जा सके। वक्फ बोर्ड से जुड़े अब तक जो भी बिल आए या संशोधन आए, हमने उनके बारे में आपको संक्षेप से बताया। बात उस बिल की जो सरकार लेकर आई है। इसमें क्या है, करीब 40 बदलाव प्रस्तावित हैं। कुछ खास बिंदु समझते हैं। पहला, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। एक्ट के सेक्शन 9 और 14 में बदलाव करके केंद्रीय वक्फ परिषद में अब 2 महिलाओं को भी मेंबर के तौर पर शामिल करने का प्रस्ताव है। अभी तक एक भी महिला नहीं होती थी। दूसरा बदलाव, वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में गैर मुस्लिम एक्सपर्ट्स को भी शामिल करने की बात। साथ ही सरकारी अधिकारियों से वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट कराने की भी बात। ऑडिट से वक्फ के पैसे और संपत्ति का हिसाब किताब ट्रांसपेरेंट होगा, सरकार की ये दलील है। अब तक वक्फ बोर्ड के CEO एक वरिष्ठ IAS होते थे जिनका मुस्लिम होना अनिवार्य था। तीसरा बदलाव, जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन। जस्टिस सच्चर कमेटी और के रहमान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की पुरानी सिफारिशें भी यही कहती हैं क्या कि राज्य और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती। लेकिन अब कानून में बदलाव के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर करानी होगी ताकि इसके मालिकाना हक की जांच हो सके, और इसके पीछे भी सरकार का तर्क है ट्रांसपेरेंसी। चौथा बदलाव, वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने का रास्ता खुलेगा। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, पूर्व में ये विकल्प कमज़ोर था। ये मुख्य बिंदु थे। दरअसल अभी तक एक बड़ी चुनौती ये रही कि अगर किसी ज़मीन को वक्फ बोर्ड ने अपना बताया तो उस ज़मीन पर दावा करने वाले दूसरे पक्ष की जिम्मेदारी होती थी कि वो साबित करे कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की नहीं उसकी है। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ दावा करने वाले व्यक्ति पर रहता। सरकार इस नए बिल में इस प्रक्रिया को बदलना चाह रही है। इस बिल पर और जानकारी के लिए रुख करते हैं फैजान मुस्तफ़ा का। बहुत ज्यादा अंतर है। देखिए, मैं तो ये अंतर नहीं मानता कोई कि औरतों का और नॉन मुस्लिम्स का उसमें इंक्लूजन साफ तौर से लिख दिया गया, क्योंकि पहले भी मुमकिन था। कहीं पर यह मना नहीं था कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम नहीं हो सकते या औरतें नहीं हो सकती। वक्फ बोर्ड के सिलसिले में यह प्रावधान था कि उसमें मुसलमान होंगे। जैसा कि जो हिंदू टेम्पल बोर्ड्स हैं तमिलनाडु में, कर्नाटका में और आपके केरला में, उनके लिए प्रावधान है कि उसमें सिर्फ हिंदू होंगे, यानी सिख, जैन और बौद्ध, जो हिंदू की परिभाषा में संविधान के अनुच्छेद 25 में शामिल हैं, लेकिन वो मेंबर नहीं हो सकते हैं। इसी तरह यहां पर भी लिख दिया गया। इसको हटा दिया गया
स्वागत के योग्य है, कोई बात नहीं है। नॉन मुस्लिम्स के आना समस्या नहीं है, समस्या यह है कि जो वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम कर दी गई हैं। अच्छे नॉन मुस्लिम्स वक्फ के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हों, यह देश के लिए बहुत अच्छी चीज होगी। वक्फ बोर्ड और विपक्ष बिल की किन बातों का विरोध कर रहे हैं ये भी जानते हैं। आरोप कि सरकार ने इससे जुड़े लोगों से और विपक्षी दलों से कानूनी बदलावों को लेकर बातचीत और रायशुमारी नहीं की। यह भी कि संविधान का अनुच्छेद 26B धार्मिक संप्रदायों को धर्म के मामलों में प्रबंधन का अधिकार देता है। वक्फ बोर्ड का तर्क कि उसकी संपत्ति अल्लाह के नाम की संपत्ति, ऐसे मगर सरकार वक्फ के कानून में बदलाव करके इसकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता छीनना चाहती तो सही नहीं। तीसरा तर्क, किसी संपत्ति के वक्फ के तहत आने या ना आने का फैसला लेने का वक्फ बोर्ड का अधिकार वापस ले लिया गया है। 3 सदस्यों वाली वक्फ ट्राइब्यूनल को भी 2 सदस्यों तक सीमित कर दिया गया, ये कमजोर करना है। विपक्ष और वक्फ बोर्ड की शंकाओं पर भी हमने एक्सपर्ट से बात की। ये सारा मामला हुआ ये कि वक्फ की बहुत सी प्रॉपर्टीज पे इलीगल कब्जा हुआ था। ये कब्जा ज्यादातर मुसलमानों ने किया। वक्फ की प्रॉपर्टी पे ज्यादातर भ्रष्टाचार मुसलमानों ने किया। जो वक्फ के केस चले वो एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के अगेंस्ट केस चले। जब वक्फ का सर्वे शुरू हुआ, ये भारत में बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ कि वक्फ का सर्वे होने लगा। सर्वेयर कौन अपॉइंट करेगा? सर्वे कमिश्नर, राज्य सरकार। सर्वेयर कमिश्नर को भी सिविल कोर्ट की पावर्स दी गई कि वो एविडेंस लेगा, डॉक्यूमेंट देखेगा। उसके बाद राज्य सरकार अपने यहां से गजट में लिस्ट पब्लिश करेगी वक्फ प्रॉपर्टीज की। तो कई जगह जब सर्वे हो गया तो बहुत सी प्रॉपर्टीज जो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं थी, सबूत मिल गए कि वो वक्फ प्रॉपर्टी हैं। अब हम इस शौक में हैं कि ये वक्फ का नंबर कैसे बढ़ गया। वक्फ का नंबर अपने आप नहीं बढ़ गया, प्रॉपर सर्वेयर ऑफ वक्फ कमिश्नर्स की रिपोर्ट पर राज्य के गजट में वो पब्लिश हुआ। अब आपको उसको और वेरिफिकेशन करना है तो कर लें, अब वेरिफिकेशन की कोई बात नहीं है। बोर्ड, जाहिर है कि किसी के पास कोई पावर होगी और वो पावर छीनी जाएगी तो वो विरोध करेगा, वो बात नहीं है। बात यह है कि क्या इस बिल से वक्फ का मैनेजमेंट इंप्रूव करेगा, वक्फ की प्रॉपर्टियों को संरक्षण मिलेगा, या वक्फ के संरक्षण को कम किया जा रहा है। ये वो पैरामीटर है जिस पर इस बिल को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट किया जाना चाहिए। ये जो सवाल उठ रहे हैं इन पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार का क्या कहना है, ये विस्तार से बता रहे हैं यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण और मुस्लिम वक्फ और हज मामलों के मंत्री दानिश अंसारी। लगातार ऐसी शिकायतें आम मुस्लिम समाज की तरफ से आ रही हैं, जहां पर उनके द्वारा कहा जा रहा है कि वक्फ की संपत्तियों का मिसयूज हो रहा है, वहां पे इलीगल कब्जे हो रहे हैं, वहां पे वक्फ की संपत्तियों को जो गलत तरीके से बेचा भी जा रहा है। कई सारी शिकायतें आई, वक्फ की संपत्तियां बेची नहीं जा सकती है। ये एक बहुत गंभीर विषय है। वक्फ की संपत्ति मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। इस बात की गंभीरता को मोदी सरकार समझती है। स्ट्रक्चर कमेटी, ये भी कांग्रेस पार्टी के ड्यूरेशन में बनी, उसमें भी कहा गया कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसकी मिसहैंडलिंग हो रही है, उनका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। वो डॉक्यूमेंट जो है सेंट्रलाइज होने चाहिए, उनका जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और एक और कमेटी बनी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, एक पहले भी बनी थी, जिसके चेयरमैन कांग्रेस पार्टी के ही जो मिनिस्टर हैं वो थे। उनका भी रिकमेंडेशन कांग्रेस पार्टी ने नहीं माना। उस रिकमेंडेशन में क्या कहा गया था, उस जेपीसी में क्या कहा गया था, उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ये कहा गया था कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं उस समय उसकी जो प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वहां पर सेंट्रलाइज कोई सिस्टम नहीं है वक्फ की संपत्तियों का रिकॉर्ड रखने के लिए। वक्फ की संपत्तियां ये रेवेन्यू बोर्ड में भी दर्ज होनी चाहिए। अगर वक्फ की संपत्तियों के डॉक्यूमेंटेशन होंगे, उनका सेंट्रलाइज सिस्टम से उनको हैंडल करेंगे, उनको हम जीपीएस मैपिंग करेंगे, अवैध जो कब्जे हो रहे हैं उनको कब्जा मुक्त करेंगे और इलीगल इंक्रोचमेंट्स को हटाएंगे और इलीगली उसको बेचे जाने से रोकेंगे, तो इससे किसको फायदा होगा? इससे मुस्लिम समाज के लोगों को फायदा होगा। लेकिन मुसलमानों का विकास, उनका फायदा ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को हजम नहीं होता है। ऐसा भी नहीं कि सरकारी प्रस्तावों का बचाव सिर्फ भाजपा नेता ही कर रहे। याद करिए, हमने बताया था कि अजमेर शरीफ दरगाह वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत नहीं आता। इसी तरह देश की कई दरगाह प्रबंधन कमेटियां भी मोदी सरकार के इन प्रस्तावों का स्वागत कर रही हैं। जैसे ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशी काउंसिल यानी AISS ने बयान जारी करके इस नए बिल का समर्थन किया।
इसके चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि नए बिल से जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम लोग दरगाहों को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल इंडिया सूफी इंटरनेशनल काउंसिल से काफ़ी दरगाहें देश की जुड़ी हुई हैं और वक्फ के अंदर सबसे ज़्यादा हित जो है दरगाहों का है, सबसे बड़े स्टेक होल्डर हुआ है। तो मोटे तौर पे जो मैंने देखा है वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर, तो कुछ बातें तो हम भी चाहते हैं कि ऐसे ट्रांसपेरेंसी आना जरूरी है और मिसयूज जो फंड होता है जो उसका यूज सही होना जरूरी है और फॉर्मेशन ऑफ द जो स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बारे में रखा गया उनमें प्रोविजन वो बहुत अच्छे हैं और कुछ बातों में हमारा भी कंसर्न है, तो हम हमारी बात हुकूमत के सामने रखेंगे एक बार बिल पेश हो जाए और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार सबकी बात दोबारा सुन करके और एक अच्छा बिल लाएगी। इस मामले के सभी पक्षों को आपने जाना। अब एक आखिरी बात जो जहन में आती है वो ये कि वक्फ संपत्तियों का मामला आखिर इतना बड़ा और पेचीदा क्यों है। वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया, वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया और भारत सरकार के माध्यम से हमने कुछ डेटा जुटाया। ये कहता है कि देश में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन जिस संस्थान के पास है उनमें वक्फ बोर्ड एक है। इसके पास करीब 9.4 लाख एकड़ ज़मीन है। रेलवे के पास 33 लाख एकड़ और सेना के पास 17 लाख एकड़। चल मिलाएं तो वक्फ की 25 लाख से ज़्यादा संपत्तियां हैं और यही इस मामले की जड़ है, संपत्ति। चूंकि वक्फ इस्लामिक मान्यताओं के तहत काम करते हैं इसलिए इससे जुड़े कानूनों में बदलाव धार्मिक मामलों में दखल की तरह कुछ लोगों को लगता है, खासतौर पर एक ऐसे वक्त में जब अल्पसंख्यकों को लेकर केंद्र के रिकॉर्ड पर एक पक्ष सवाल उठाता रहा है। पर एक बात और है, राज्यों के वक्फ बोर्ड के तत्वाधान में आने वाली संपत्तियों का प्रबंधन बहुत अच्छे से हो रहा था, ऐसा कहने की कोई वजह नहीं मिलती है। सैकड़ों साल पहले कायम हुए वक्फों के प्रबंधन को लेकर चल रही लड़ाइयां जग जाहिर हैं। इसकी संपत्ति पर विवाद को लेकर 18,000 से ज़्यादा केस ट्राइब्यूनल में पेंडिंग है और 150 से ज़्यादा केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। देश भर में वक्फ की संपत्तियों पर भूमाफियाओं के पनपने, इसके रिकॉर्ड को लेकर पारदर्शिता की कमी और बंदरबाट जैसे इल्ज़ाम लगातार लगते रहे हैं। कुछ उदाहरणों से समझते हैं। इंडिया टुडे मैगजीन इसकी वक्फ संपत्तियों पर की गई एक विस्तृत रिपोर्ट कहती है कि लखनऊ के बड़े इमामबाड़े के पीछे कभी 20 बीघे का खुला मैदान हुआ करता था, बाद में सैकड़ों दुकानें और झुग्गी बस्ती बन गई। इमामबाड़े के बगल में भी वक्फ की ज़मीन पर 2 मंजिले मकान बन गए। यही हाल लखनऊ में वक्फ करबला अब्बास बाग का है। यहाँ की 25 बीघा में से करीब 10 बीघा ज़मीन भूमाफियाओं ने प्लॉटिंग करके बेच दी। लखनऊ में वक्फ संपत्ति को बचाने के लिए गठित संस्था हुसैनी टाइगर्स के पदाधिकारी तक ऑन रिकॉर्ड ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि इसकी संपत्ति का प्रबंधन करने का जिम्मा संभालने वाले मुतवल्लियों ने ही संपत्तियों में भ्रष्टाचार किया। कि अगर 15 साल तक कोई लैंड ऐसे ही यूजलेस पड़ी हुई है, किसी भी आदमी की है, वो किसी कारण से वो दिल्ली में नौकरी कर रहा है या वो यूएस चला गया है, तो ये लोग क्या करते हैं कि वहां पर किसी ना किसी को पहले बैठाला जाता है, झोपड़ी डाली जाती है और उसके बाद उसको रसीद काट दी जाती है। तो ये जो मेरा वर्तमान केस है जिसको हम लोग खुद ही कर रहे हैं, तो इसमें यही इशू बन रहा था कि आपने उन्होंने उसकी रसीद काटी और आपने इस तरीके से करके उस लैंड को ये दिखाने की कोशिश करी कि ये हम वक्फ की लैंड सिद्ध कर दें। क्योंकि उसमें सबसे बड़ा कैच दिक्कत क्या आता है कि वक्फ डीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वक्फ लैंड शो करना है तो आपको वक्फ डीड दिखानी पड़ेगी और वक्फ का जो रिकॉर्ड होता है उसका मुआयना करने का अधिकार किसी को नहीं होता। वो किसी को मुआयना करने नहीं दिया जाता जब तक मुतवल्ली ही जो होता है वही परमिशन ना दे, वो नो ऑब्जेक्शन ना दे। अब जब मुतवल्ली से ही कहते हैं हमारा झगड़ा होगा तो हमें रिकॉर्ड देखने को कैसे मिलेगा और हम अपने आप को कैसे सही साबित कर पाएंगे। 2013 में उत्तर प्रदेश सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के पूर्व सीईओ अकमल हुसैन की एक जांच रिपोर्ट आई थी। इसके एक अंश में बात लिखी है। क्या स्थानीय लोगों, अतिक्रमण करने वालों और मकानों के किराएदारों से बातचीत के बाद समझ आया कि वक्फ संपत्तियों की अनियमितता और भ्रष्टाचार में हमारे कर्मचारियों, स्थानीय ऑडिटर्स और संबंधित मुतवल्ली या कमेटी के एग्जीक्यूटिव की मिली भगत है। अकमल हुसैन ने भ्रष्ट बोर्ड अधिकारियों की संपत्ति की जांच सीपीआई, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग या डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जैसी जांच एजेंसी कराने की सिफारिश भी की थी, पर हुआ कुछ भी नहीं। 2013 में ही छपी इंडिया टुडे मैगजीन की पत्रकार पीयूष बबेली की एक रिपोर्ट ने वक्फ संपत्तियों से जुड़े 2 और बड़े बिंदु उठाए जो आज भी मौजूद हैं। पहला, ज़्यादातर वक्फ में या तो ऑडिट नहीं हो रहा या फिर इसके नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। ऐसे बहुत से मामले जहां फर्जी कर्मचारियों को पेमेंट दिखाकर पैसा मुतवल्ली या कमेटी एग्जीक्यूटिव की जेब में जा रहा। वक्फी ज़मीन को लोग निजी मिल्कियत के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा बिंदु, दिल्ली के ऐतिहासिक जामा मस्जिद को लेकर आरोप लगते रहे कि इससे कितनी आमदनी होती है या वित्तीय लोखा जोखा किसके पास है, किसी को नहीं पता। मौलवियों को दी जाने वाली तनख्वाह के आंकड़े गिराने के अलावा दिल्ली वक्फ बोर्ड इस पर मुकम्मल जवाब नहीं देता रहा। यह आंकड़ा सामने नहीं आता कि जामा मस्जिद में चलने वाली पार्किंग का पैसा कौन ले रहा, आसपास की दुकानों का किराया कहाँ जा रहा है, वगैरह वगैरह। ये सब एक तरफ है। मिसालें ऐसी भी हैं जब अमुक वक्फ बोर्ड ने ऐसी मांग कर दी कि देश भर की अदालतें सर पीटने लगी।
मसलन जुलाई 2005 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने आदेश दे दिया कि ताजमहल को वक्फ संपत्ति करार दिया जाए। 2010 में भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मामला घिसटता रहा। अप्रैल 2018 में अदालत ने कहा यदि ताजमहल को वाकई वक्फ के रूप में कायम किया गया था तो इस बाबत शाहजहां के दस्तखत वाला कोई दस्तावेज पेश किया जाए। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तब कहा संपत्ति तो अल्लाह की है लेकिन मालिकाना बोर्ड को दिया जाए ताकि प्रबंधन ठीक से हो। बोर्ड ने यह भी स्वीकारा कि शाहजहां के दस्तखत तो मौजूद नहीं, लेकिन चूंकि ताजमहल लंबे समय से वक्फ संपत्ति की तरह प्रयोग में लाया जा रहा है इसलिए मालिकाना बोर्ड को देने में कोई हर्ज नहीं। तब सीजेआई दीपक मिश्र ने कहा था कि ऐसे में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसा एक मामला जुलाई 2024 में मध्य प्रदेश में सामने आया। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बुरहानपुर जिले में स्थित 3 ऐतिहासिक धरोहरों को 2013 में वक्फ संपत्ति करार दिया। इनमें एक शाहजहां की बहू बेगम बिल्किस की मजार भी थी, साथ में नादिर शाह की कब्र और शाह शुजा का स्मारक। एएसआई इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट गया, जहां एमपी वक्फ बोर्ड का फैसला पलटा गया। मतलब वक्फ बोर्ड एक्ट में सुधार की गुंजाइश से तो कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता था और इसलिए कई हलकों में नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले को एक ज़रूरी दखल की तरह बताया जा रहा है। पर साथ में ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि जिस बदलाव को सुधार बताया जा रहा है वो सुधार है या नहीं, और क्या इससे अल्पसंख्यकों के हितों को भी ठेस पहुंचती है। यही वजह है कि जब ये अटकल सही निकली कि सरकार वक्फ कानून बदलेगी और संसद में मसौदा भी आया तो भयंकर हंगामा मचा। 8 अगस्त को लोकसभा में विधेयक पेश किया गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बिल सदन में रखा। बिल का नाम लिया ही था कि हंगामा शुरू हो गया। Your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. वेणुगोपाल। इन सब के बीच मंत्री जी ने तमिलनाडु के एक प्रकरण का हवाला दिया। अभी तक मैंने आपको इतने जो प्रसंग बताए लखनऊ के, मध्य प्रदेश के, उसी क्रम में इस प्रसंग को सुनिए। तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहाँ 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर टेम्पल मंदिर वहाँ मौजूद थे और वहाँ बेचारे एक वहाँ के गांव में रहने वाले, उसको पता भी नहीं है, वो अपना जमीन बेचने के लिए 1.2 एकड़ जो बेचने के लिए गए तो वहाँ बताया गया कि आपका गांव तो वक्फ का जमीन है। आप सोचिए पूरा गांव को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। आप सोचिए वो गांव का इतिहास 1500 साल पुराना है और सारे के सारे गांव को वक्फ का प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके बाद केरल के अलपुजा से कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल बिल पर बोलने के लिए उठे और इसे ड्रैकोनियन बिल करार दिया और कहा यह संविधान की ओर से दी गई धार्मिक आज़ादी के खिलाफ है, मूलभूत अधिकारों के खिलाफ है। वेणुगोपाल ने सवाल भी किया कि क्या अयोध्या के मंदिर में कोई नॉन हिंदू है, क्या किसी मंदिर की कमेटी में किसी गैर हिंदू को रखा गया। वक्फ भी एक धार्मिक संस्था है, ये बिल समाज को बांटने की कोशिश है। This bill is a fundamental attack on constitution. Through this bill, they are putting a proviso that non-Muslims also be the member of the governing council. The Supreme Court constitutes the board of Ayodhya. Whether anybody can think that a non-Hindu be the part of Ayodhya Mandir correctly an attack on the faith and freedom of religion. You are going for Muslims. Next, you will go for Christians. Next, you will go for Jains. Next, you will go for Parsi. Next. इसके बाद रामपुर सपा सांसद मोहिबुल्लाह ने भी 4 धाम से लेकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का उदाहरण दिया और कहा इन सब जगहों पर केवल उसी धर्म के लोगों को कमेटी का सदस्य बनाया जाता है, फिर मुसलमानों के साथ अन्याय क्यों। इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर कलेक्टर को दिया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिका में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्प्रिट हम खत्म कर देंगे और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं पहुंचे। इस बिल का विरोध करते हुए हैदराबाद के सांसद और AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने ये तर्क दिए। This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25. Sir, it is both discriminatory, arbitrary. अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, डज ही हैज टू वेट फॉर 5 years टू गिव हिज प्रॉपर्टी टू वक्फ?
Isn't that violation of right to freedom of religion? ये तो विपक्ष की बात हो गई। सत्ताधारी एनडीए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से चिराग पासवान ने और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लल्लन सिंह ने बिल का समर्थन किया। लल्लन सिंह बोले, कोई भी संस्था जब निरंकुश होगी तो सरकार उस पर अंकुश लगाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए कानून बनाएगी। ये सरकार का हक है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। इन सबके बीच महाराष्ट्र के बारामती से एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने एक और बड़ा आरोप लगाया सरकार पर। कहा कि इसकी एक नई कार्यप्रणाली देखने को मिल रही है, संसद से पहले मीडिया को बताते हैं। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा 6 अगस्त को ही लोकसभा के पोर्टल पर बिल को सर्कुलेट कर दिया गया था। फिर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी खड़े हुए और कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस बिल पर चर्चा हुई थी। बिल के ऊपर सदन में कई दिलचस्प मुठभेड़ हुई, जिन पर दिन भर सोशल मीडिया में, टीवी मीडिया में चर्चा रही। मसलन अमित शाह वर्सेस अखिलेश यादव या दूसरे नेता। एक एक करके सबकी प्रतिक्रिया सुनते हैं। आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। इस बहस और हंगामे के बीच फिर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू खड़े हुए और उन्होंने ऐलान किया कि सरकार बिल की जेपीसी से समीक्षा के लिए तैयार है। जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये एक अस्थायी कमेटी होती है जो किसी भी विषय विशेष या विधेयक की जांच करने के लिए संसद द्वारा बनाई जाती है। इसमें दोनों सदनों के ज़्यादातर दलों के सदस्य शामिल किए जाते हैं, यानी सत्ता पक्ष के लोग भी और विपक्ष के लोग भी। दोनों तरफ के मेंबर होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त कोई सदस्य इसकी अध्यक्षता करता है। इसमें सदस्यों की संख्या पर भी कोई सीमा तय नहीं है। इसको काम पूरा होने के बाद भंग कर दिया जाता है। बिल की जेपीसी में जाने का मतलब विपक्ष की उस आशंका को फिलहाल एड्रेस किया गया है कि बिल तैयार करने में हर दल की रायशुमारी नहीं ली गई। हालांकि जेपीसी की तरफ से आने वाली सलाह को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। बड़ी खबर यहीं तक। अब रुक करते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी विनेश फोगाट से संबंधित है। पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालिफिकेशन के बाद 8 अगस्त को विनेश ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान किया। ट्वीट किया, लिखा, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ़ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती, हम सब की हमेशा ऋणी रहूँगी, आप सबकी माफ़ी। आप जानते हैं 7 अगस्त को ओलंपिक में रेसलिंग के फाइनल से पहले विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। वजह उनका 50 किलोग्राम की कैटेगरी के तय वजन से 100 ग्राम ज़्यादा पाया जाना। विनेश फाइनल खेलने वाली थी, पदक पक्का था, पर डिस्क्वालिफिकेशन से उम्मीद ध्वस्त हो गई। हालांकि उम्मीद की एक और किरण जागी। उन्होंने CAS यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में अपील की है। सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की है। अब इस मामले में CAS की तरफ से फैसला नहीं आया है। पेरिस ओलंपिक से और भी खबरें आई। 21 साल के भारतीय पहलवान अमन सहरावत ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए। 57 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने अल्बानिया के पहलवान जलिम खान अबाकरोव को हराया। सेमीफाइनल मैच जापान के रेसलर राई हिगुची के खिलाफ चल रहा है। इस मैच के और दूसरे रिजल्ट बता रहे हैं सूरज। पेरिस ओलंपिक से भारत ने अपना चौथा मेडल जीत लिया। इंडियन हॉकी टीम लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल घर ला रही। इससे पहले इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भी यही कारनामा किया था। आखिरी बार जब ये कारनामा हुआ था तो साल था 1968 और 1972 का। अब इनके अलावा नीरज चोपड़ा देर रात एक्शन में होंगे, जिनसे सभी को गोल्ड की उम्मीद है। पहलवान अमन सहरावत भी सेमीफाइनल तक पहुंच चुके हैं। अगर सेमीफाइनल जीतते हैं तो एक मेडल पक्का कर लेंगे। हालांकि अंशु हार गई तो ये एक बुरी खबर भी पेरिस से आई। एक और खबर भारतीय रेसलर से जुड़ी। अंतिम पंघाल को कथित तौर पर देश वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। पेरिस पुलिस के हवाले से खबर सामने आई कि पंघाल ने अपना ID कार्ड, एक्रेडिशन कार्ड अपनी बहन को देकर उन्हें ओलंपिक्स खेलगांव में गलत तरीके से एंट्री कराई। इसके बाद ये एक्शन लिया जा रहा है। वो देश वापस आएंगी। इस मामले में पंघाल ने वीडियो जारी करके अपना पक्ष भी रखा और इन खबरों को गलत बताया। तो कल से ये बातें चल रही हैं कि भाई अंतिम की बहन को पुलिस पकड़ के ले गई है या फिर अंतिम को पुलिस पकड़ के ले गई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे आने के बाद में
मतलब मुझे मेरे सामान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो सामान मेरा विलेज में था। तो मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं सो गई थी। तो फिर मेरी बहन मेरा एग्रीडेशन कार्ड लेके वहाँ पे विलेज में चले गई। विलेज में जाने के बाद उसने वहाँ पे ये पूछ लिया जाके कि भाई ये मेरी बहन का एग्रीडेशन कार्ड है, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, क्या मैं उसका सामान अंदर से ले सकती हूँ? तो उन्होंने एग्रीडेशन कार्ड देखा और एग्रीडेशन कार्ड उससे ले लिया और वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले गए। और सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए ही, एग्रीडेशन कार्ड वेरिफिकेशन के लिए ही उसे पुलिस स्टेशन लेके गए थे, और ना ही मुझे पुलिस स्टेशन लेके गए थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ मेरी बहन गई थी और भी सिर्फ एग्रीडेशन की वेरिफिकेशन के लिए। और एग्रीडेशन की वेरिफिकेशन करने के बाद उसे एग्रीडेशन दे के वापस भेज दिया था। इस संबंध में भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से बयान नहीं आया है। अगली सुर्खी दिल्ली से ओल्ड राजेंद्र नगर की राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में हुए हादसे पर मजिस्ट्रेट रिपोर्ट सामने आई। लिखा गया, राव आईएएस स्टडी सर्कल के मालिक और प्रबंधन छात्रों के जीवन की परवाह किए बिना बेसमेंट के खतरनाक दुरुपयोग में शामिल रहे, आपराधिक लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं। एमसीडी और फायर विभाग ने पहले भी इमारत में हो रहे नियमों के उल्लंघन को देखा पर कोई कार्रवाई नहीं की। कोचिंग सेंटर की इमारत के लिए फायर विभाग की एनओसी की जरूरत थी, क्योंकि इसका इस्तेमाल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा था। उसकी ऊंचाई 9 मीटर से ज़्यादा थी, एनओसी नहीं थी। रिपोर्ट में एमसीडी अधिकारियों पर बरसाती नालों पर अतिक्रमण और डिसिल्टिंग की कमी का आरोप भी लगाया गया। आखिरी सुर्खी पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआईएम के नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य से जुड़ी है। 8 अगस्त की सुबह उनका निधन हो गया। वो 80 साल के थे और लंबे वक्त से बीमारियों से जूझ रहे थे और सार्वजनिक जीवन से दूर थे। उनके निधन पर उनकी चिर प्रतिद्वंदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने दुख जताया और कहा, मैं उन्हें दशकों से जानती थी और पिछले कुछ वर्षों में जब वो बीमार थे तो कई बार उनसे घर पर मिली भी थी। शोक की इस घड़ी में उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। बुद्धदेव भट्टाचार्य साल 2000 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने और लगातार 11 साल तक पद पर रहे। 2011 के विधानसभा चुनाव में वो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस से हारे। इसके साथ ही राज्य में सीपीएम पार्टी का 34 साल लंबा शासन खत्म हो गया, सीपीएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट फ्रंट का। भट्टाचार्य ने 2015 में सीपीएम के पोलित ब्यूरो केंद्रीय समिति से भी इस्तीफा दे दिया था और 2018 में पार्टी के राज्य सचिवालय की सदस्यता भी छोड़ दी थी। सुर्खियां यहीं समाप्त होती हैं। ललन टॉप शो भी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।